अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल सीरीज के आखिरी लेक्चर के साथ मैं हूं आपका वेल विशर मोहम्मद शाहिद हुसैन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने फंक्शंस को डिस्कस करना है। फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका फायदा क्या होता है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फार्मूलाज को डिस्कस किया था। तो आपने देखा था कि कैसे हम एक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका फायदा हमें रिकैलकुलेशन की सूरत में मिला था कि अगर हम वैल्यूज चेंज करते हैं तो फार्मूला खुद को रिकैलकुलेट करके वो सारी एडजस्टमेंट्स कर देता है। तो हमें बार बार कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती या हमें कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बेसिकली एक्सेल की यही खूबी है। आज हमने देखना है फंक्शंस को। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस कुछ प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किए हैं। आप उनसे वही काम ले सकते हैं जो आपने मैनुअल फार्मूलाज की मदद से लेने थे। तो कैसे, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों, यहां आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त कुछ वैल्यूज हैं। जी कॉलम के अंदर ये 5 वैल्यूज अवेलेबल हैं। मैं इसके ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशंस करना चाह रहा हूं। मसलन मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करके इनका सम यहां लिखना चाह रहा हूं। तो ये चीज हम कैसे करेंगे? तो अपने अब तक की नॉलेज के मुताबिक हमने देखा कि हम इसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5। तो दोस्तों, मैं मतलब कॉलम पे क्लिक करता हूं, सेल पे क्लिक करता हूं और उसके बाद प्लस का बटन दबा के नेक्स्ट सेल पे क्लिक करता हूं, जिससे मेरा ये हो गया। तो जी ये हमारा सम हो गया। गुड, अच्छा हो गया। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप देखें कि अगर यहां पे हमारे पास 1000 वैल्यूज होती तो क्या 1000 सेल्स को हम ऐसे 1 2 3 4 करके ऐड करते? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता। उसके लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है। अब यही काम मैं एक फंक्शन की मदद से करने लगा हूं। इसका जो सम आया था वो मैंने साइड पे लिख लिया है ताकि हमें याद रहे कि सम क्या था। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे। एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला है। तो कैसे लिखा जाता है? इज इक्वल टू, उसके बाद फंक्शन का नाम और उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, और इसके अंदर यहाँ पे हमने अपनी रेंज देनी है। रेंज क्या होती है? जब आपके सारे सेल्स या डाटा एक तरतीब से पड़ा हो तो आप क्या करते हैं, आप उसे पहला सेल बता देते हैं और आखिरी सेल बता देते हैं कि यहां से लेके यहां तक आप ऐड कर लें। वो हम कैसे बताते हैं? तो वो हम बताते हैं जी कि आप G1 से लेके कॉलन G5 तक सबको ऐड करें। तो रेंज कैसे बनती है? पहला सेल कॉलन आखिरी सेल। ये अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है कि रेंज बनाने के लिए बीच में क्या यूज किया जाता है, ये रेंज कैसे बनती है। तो आप उसे बताएंगे कि जी रेंज जब बनानी होती है तो पहला सेल कॉलन आखिरी सेल करके हम रेंज बना लेते हैं। अब आप देख लें कि हमारे पास जो आंसर आया वो वही आया है जो हमारे फार्मूला की सूरत में आया था। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है ये फार्मूला का अल्टरनेटिव होता है और ये बना बनाया पड़ा है। जस्ट आपने उसे रेंज देनी है, कोई सिंबल नहीं देनी, वो सम से खुद ही समझ जाएगा कि मैंने ऐड करना है। इसके अलावा आपके पास एवरेज, मिन, मैक्स और काउंट के फंक्शंस हैं। अब अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं एक फंक्शन की मदद से। वो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू एवरेज, छोटी ब्रैकेट शुरू, वही रेंज, पहला सेल कॉलन आखिरी सेल, और हम छोटी ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो एवरेज जो आई है वो आई है 44.8। आप इस फार्मूले को अगेन देख लें। एवरेज, एवरेज की पूरी स्पेलिंग, छोटी ब्रैकेट शुरू, पहला सेल कॉलन आखिरी सेल। तो इस तरीके से हम अपनी रेंज बना लेंगे। अच्छा जी, इस तरह अगला जो फंक्शन है वो मिन। मिन जो है वो किसी रेंज के अंदर आपको सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ के देता है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? मिन, छोटी ब्रैकेट शुरू, आपने रेंज देनी है कॉलन और आखिरी हम देंगे G5। ये हम क्लिक करके भी दे सकते हैं। तो हमने दे दी कि मिनिमम वैल्यू 25 है और आप देख लें सबसे छोटी वैल्यू 25 ही है। इस तरह मैक्स जो है, अब आप समझ सकते हैं क्या करेगा। मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के देगा आपको G1 से लेके G5 तक। तो रेंज पे ध्यान देना है। रेंज होगा आपका पहला सेल कॉलन आखिरी सेल, और आखिरी काउंट। काउंट जो होता है ये एक सेल में मौजूद वैल्यूज को, ये एक कॉलम में मौजूद वैल्यूज को आपको ऐड करके देता है। तो काउंट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इज इक्वल टू काउंट, छोटी ब्रैकेट शुरू और आपकी रेंज, पहला सेल कॉलन लास्ट सेल और छोटी ब्रैकेट बंद और एंटर। तो वो बता रहा है कि आपके पास जो आप रेंज दे रहे हैं उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं और उसने एग्जैक्ट वैल्यूज काउंट करनी। मतलब अगर हम यहां से कोई वैल्यू डिलीट करें तो आप देखिए सारे फंक्शन खुद को रिकैलकुलेट कर रहे हैं और काउंट भी बता रहा है कि 4 वैल्यूज हैं। हम यहां से कोई और डिलीट कर देते तो अब पीछे 3 बची और सारे फंक्शन जो है वो रिकैलकुलेट हो गए। तो हम वैल्यूज ऐड करते हैं तो देखें काउंट जो है वैल्यूज को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शंस की मदद से डिफरेंट फंक्शंस जो डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
तो जी दोस्तों, कैसा लगे आपको ये पहले 5 फंक्शन? उम्मीद है बहुत पसंद आए होंगे और ये नो डाउट्स के डेटा के लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली ये जो ऑफिस के लोग होते हैं ना, ऑफिस के क्लर्क्स और जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए इसके अंदर काम करना बहुत आसान है और वो बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। अब इसके अलावा 2 फंक्शन है जो और हमने देखने हैं आज। तो हम क्या करते हैं, हम एक नई शीट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट का टाइप कुछ चीज बनाते हैं। मैं करता हूं स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और रिजल्ट। इनके जो वो विड्थ सेट कर लेते हैं हम। तो सिंपली हम एज पे आके डबल क्लिक कर रहे हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। हम यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। अली है, जैन है, फाहद है, सना है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 850 हैं। ये सबके सेम ही है, तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ऑब्टेन्ड मार्क्स इनके कितने हैं जी? 750, 354, 680, 596। अच्छा, मैं थोड़ी सी चेंज करने लगा हूं। मैं करने लगा हूं परसेंटेज और टोटल। अच्छा, सबसे पहले तो अब हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? हमें पता है इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखें, ये अशारिये के बाद उसने 6 डिजिट्स दे दिए या 7 डिजिट्स दे दिए। मैं सिर्फ 2 डिजिट्स चाह रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहां नीचे होगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इनमें से यहाँ सिंपली हमने आके नंबर लेना है और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को 2 कर देना। मतलब हम उसे कह रहे हैं कि शारी के बाद 2 डिजिट्स और ओके। तो देखें जी, वो शारी के बाद 2 डिजिट्स आ गए। अब ये जो परसेंटेज का फार्मूला मैं नीचे सब पे अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे। सबके ऊपर सबकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। ये हमने पहले भी सीखा है। अब हमने क्या करना है, इनका रिजल्ट निकालना है कि कौन पास है और कौन फेल है। तो हमारा पैरामीटर है कि जिसके मार्क्स 50% से ज्यादा है वो पास है, वरना फेल है। तो ये एक डिसीजन है। डिसीजन होता है इफ की मदद से। हम इफ कैसे यूज करेंगे? इज इक्वल टू इफ के आगे ब्रैकेट। तो पहले हमने अपनी कंडीशन देनी है। तो मैं कहता हूं जी कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा ट्रू कंडीशन कॉमा फॉल्स कंडीशन। अच्छा जी, अब मतलब हम क्या करेंगे कि हमने अपना इफ का फंक्शन बनाया। इफ पहले कंडीशन दी कि अगर ई की वैल्यू, E6 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। ये आप लोगों ने वीबी में भी देखा होगा कि डिसीजन मेकिंग करते हैं हम इफ की मदद से। तो अगर वैल्यू 50 या 50 से ज्यादा है तो यहां आप लिख दें पास कॉमा एल्स लिख दें आप फेल और एंटर दबाएं। देखें जी, इसकी जो परसेंटेज है वो 88% है, तो ये पास है। अब इसको ड्रैग करते हैं हम। अब आप देख लें कि ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, लेकिन ये जो है वो फेल है। हम इसके भी मार्क्स जरा कम कर देते हैं। 300 है जी। तो अब देखें ये भी फेल हो गया। इसके मार्क्स भी कम कर देते हैं, तो ये भी फेल, अभी पास है। अभी 52% पे रह गया, फेल हो गया। तो जो ही हम पास की रेंज में जाएंगे वो उनको पास कर दिया जाएगा, और जो ही हम फेल की रेंज में जाया करेंगे तो वो उनको फेल कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने डिसीजन मेकिंग के काम भी कर सकते हैं। तो मोस्टली इस तरह का रिजल्ट कार्ड आपको बनाना आ जाता होता है। तो ये था हमारा इफ। हम फर्दर जब पास पेपर्स को करेंगे तो साथ हम इसको देखेंगे कि ये हम मजीद क्या कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा इफ का फंक्शन। इसके बाद हमारे पास काउंट इफ। इन दोनों को मैं मर्ज करके यहां पे लिखता हूं टोटल पास स्टूडेंट्स, और इसके नीचे इन दोनों को मर्ज करके लिखता हूं टोटल फेल स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां मैं चाहता हूं कि टोटल काउंट होके आ जाए कि पास कितने हैं और यहां पे आ जाए फेल कितने। इसके लिए है काउंट इफ। तो जब हमने कंडीशनल काउंटिंग करनी होती है हम काउंट इफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे है? इज इक्वल टू काउंट इफ छोटी ब्रैकेट शुरू। पहले आप अपनी रेंज देंगे, किस रेंज के अंदर काउंटिंग करनी है। दिस कॉलन दिस। अच्छा, अब काउंट क्या करना है? तो यहां हम किसको काउंट करना चाह रहे हैं?
पास को, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है, तो डबल कोट्स के अंदर पास छोटी ब्रैकेट बंद और ओके। तो वो बता रहे हैं जी 3 पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास टोटल 4 हैं, एक फेल है 3 पास है। अब आप देखें हमने इसको कैसे बनाया, इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट करो अगर दिस रेंज, हम रेंज दी कॉमा इज, अब कॉमे के बाद वो जो हम वैल्यू ये वाली दे रहे हैं ना, ये बेसिकली हम दे रहे हैं कि इस रेंज के अंदर आपने पास वैल्यू को ढूंढना है, जहां जहां पास लिखा उसको काउंट कर लें। इसी तरह अगर फेल स्टूडेंट्स को करना है तो इज इक्वल टू काउंट इफ, पहले वही रेंज देंगे यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद कॉमा, और अब किसको सर्च करना है हमने, फेल वैल्यू को, और इक्वल टू, सॉरी छोटी ब्रैकेट बंद, और उसके बाद हम एंटर दबा देंगे। अब एक फेल है, ये भी खुद को रिकैलकुलेट करेगा, मतलब आप यहां से मार्क्स कम करके देखें, तो अगर हमने यहां 2 फेल कर दिए तो यहां भी 2-2 हो, तो इस तरीके से हम कंडीशनल काउंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने 7 फंक्शंस देखे, सम जो कोई रेंज ऐड करता है, एवरेज किसी रेंज की एवरेज देता है, मिन किसी रेंज में मिनिमम वैल्यू ढूंढ देता है, मैक्स किसी रेंज से आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ देता है, काउंट ये आपको रेंज काउंट करके देता है, उसके बाद इफ ये डिसीजन करने में आपकी हेल्प करता है, उसके बाद काउंट इफ ये आपको कंडीशनल काउंटिंग करके देने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से फंक्शंस की मदद से हम अपनी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं जो हमें फार्मूलाज की शक्ल में आती हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी पसंद आई होगी। अब इसके बाद हम एक पेपर देखते हैं कि कुछ इस तरह का एक चीज़ आई थी पीछे, तो हम उसको बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक शीट है, ये एक्सेल की शीट है जिसके अंदर सीरियल नंबर, प्ले, रन्स, बॉल्स फेड और बॉल्स फेस्ड और स्ट्राइक रेट है। नीचे एवरेज स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट और लोएस्ट है। उम्मीद है आप समझ तो गए होंगे कि हमने कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल कर, तो हम इसको बनाते हैं। तो हमने एक नई शीट ली और इसके अंदर हम वो अपना डाटा एंटर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर, प्लेयर नेम, उसके बाद है टोटल रन्स, उसके बाद है बॉल्स फेस्ड और उसके बाद है स्ट्राइक रेट। अच्छा ये टोटल कितने सीरियल्स एंटर हुए हैं, 1 2 3 4, और उसमें प्लेयर 1 2 3 4, तो हम ये डेटा एंटर करते हैं 1 2 3 4। इसी तरह प्लेयर 1, प्लेयर 2, और इनको नीचे ड्रैग कर लेते हैं हम 3 4 करने के लिए, ये हो गया। अब इनके रन्स देख लेते हैं, तो रन्स कितने जी हमारे पास, 83 45 92 47, 83 45 92 47। बॉल्स फेस्ड कितनी है जी, 57 62 80 22, 57 80 22। ओके जी, अब स्ट्राइक रेट हमने निकालना है। स्ट्राइक रेट का उसने नीचे फार्मूला आपको दिया हुआ है, वो बता रहा है कि स्ट्राइक रेट कॉलम बाय डिवाइडिंग रन्स बाय बॉल्स, रन्स को बॉल्स पे डिवाइड करें, स्ट्राइक रेट निकल आएगा। तो रन्स इस सेल में पड़े हैं, बॉल्स इस सेल में पड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को डिवाइड करेंगे इस सेल पे और हमारे पास स्ट्राइक रेट निकलेगा। तो इसका भी हम वो 2 सेल्स में कर लेते हैं, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, यहां से नंबर, 2 डेसिमल प्लेसेस एंड ओके, ये इनका स्ट्राइक रेट आया। अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे, तो ये डिफरेंट प्लेयर्स का हमारे पास स्ट्राइक रेट आ गया। अच्छा अभी इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आप देखें कि सारे सेल्स को मर्ज करके लिखा हुआ है एवरेज स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट और लोएस्ट स्ट्राइक रेट। तो मैंने ये सारे सिलेक्ट किए और इनको कर लिया मर्ज, ये भी मर्ज और ये भी मर्ज। अच्छा हम लिखेंगे एवरेज स्ट्राइक रेट, हमने इसको करना है राइट अलाइन, तो हम यहां से भी कर सकते हैं और कंट्रोल आर की मदद से भी कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं नीचे। तो पहला था एवरेज, दूसरा था हाईएस्ट और तीसरा है लोएस्ट। अच्छा अब एवरेज स्ट्राइक रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए आप,
एवरेज और रेंज देंगे यहां से लेके यहां तक की और एंटर। एवरेज आ गई। उसके बाद हाईएस्ट निकालना है हमने, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? मैक्स। मैक्स यहां से लेके यहां तक एंटर। तो यहां कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? मिन। हम अपनी रेंज देंगे यहां से लेके यहां तक और एंटर। तो दोस्तों आप देखें, उसने एवरेज निकाल दिया आपको, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट निकाल दिया, लोएस्ट स्ट्राइक रेट निकाल दिया। अब इस सारे को सिलेक्ट करके आप क्या करें? बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं। तो हमने सारा सिलेक्ट किया, यहां से बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है इस कॉलम के ऊपर और ये ऊपर वाले रो के ऊपर हमने शेड अप्लाई करना है। तो ऊपर वाली रो हमने सेलेक्ट की और यहां से जाके उसको शेड दे दिया। काफी डार्क शेड है तो हमने ये दिया। इसको सिलेक्ट करके हमने शेड दिया, लेकिन इसमें जरा लाइटर शेड है तो ये वाला दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हमारी शीट मुकम्मल होगी। अब आपने इसको राइट करना है, तो इसमें आप स्टेप्स लिखेंगे कि आपने किस रो को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फार्मूला लिखा तो कौन सा लिखा, फंक्शन लिखा तो कौन सा लिखा। तो इस तरीके से आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एमएस एक्सेल का काम मुकम्मल हुआ। हमने एक्सेल की फॉर्मेटिंग भी देख ली, हमने एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को भी देख लिया, हमने एक्सेल के अंदर फंक्शंस को भी देख लिया। बाकी अभी सीखने को तो बहुत कुछ है, वो तो सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट इन प्रैक्टिकल्स की हद तक आप एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में खुद कफील हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं आएगा। अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे पेपर्स की, तो उसमें मैं मजीद आप लोगों के साथ कुछ अगर कुछ जरूरी चीज होगी तो वो शेयर कर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं जी वीबी के लेक्चर के साथ आज ही रात इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।